हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल EDU स्टार पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं और ट्रांसफार्मर में लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 4 में हमने ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन देखा था कि ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन क्या होगा। प्राइमरी में जो इंड्यूस EMF हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। आज हम ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में हम फेजर डायग्राम देखेंगे। एक आइडियल ट्रांसफार्मर का नो लोड पे फेजर डायग्राम क्या होगा और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का नो लोड पे फेजर डायग्राम क्या होगा। तो आज हम फेजर डायग्राम देखेंगे, फेजर डायग्राम का स्टडी करेंगे। और फेजर डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। किसी भी थ्योरी को प्रदर्शित करने के लिए फेजर डायग्राम एक कुंजी की बात होता है। एक यदि फेजर डायग्राम आप समझ गए तो उससे जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो फेजर डायग्राम को बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टेड चीज है और थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा समझ आए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेजर डायग्राम को बड़ा टफ समझते हैं, ये तो बहुत टफ चीज है, नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, फेजर डायग्राम बड़ा आसान होता है और इसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो काफी आसानी से समझ भी जाएंगे। और यदि आप ये समझ गए फेजर डायग्राम तो आपको ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, किसी चीज का फेजर डायग्राम दे दिया जाएगा और आप उसके सारे वर्किंग प्रिंसिपल्स को, सारे उसके फंक्शन को समझा पाएंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एन आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड और उसका देखेंगे फेजर डायग्राम, उसका फेजर डायग्राम क्या हो रहा है, फेजर डायग्राम उसका क्या होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का। ठीक, तो आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब उसका थोड़ा फेजर डायग्राम देखते हैं कि फेजर डायग्राम उसका क्या होगा। फेजर डायग्राम देखते हैं उसका कि फेजर डायग्राम कैसे खींचे। तो देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है और इसे हमने माना कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर का कोड वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई है जहां पे हमने सप्लाई दिया है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और इसको हमने वोल्टा दी है V1, सप्लाई वोल्टा V1 दी है। पहले समझते हैं कि ये नो लोड क्या है। नो लोड कहने का मतलब क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि एक ट्रांसफार्मर नो लोड है, इसका मतलब क्या है। नो लोड का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जहां पे हम लोड कनेक्ट करते हैं वहां हमने लोड नहीं कनेक्ट किया, सेकेंडरी वाइंडिंग खुली हुई है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमने लोड नहीं डाला। जो लोड हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पे लगाना था वहां पे हमने लोड नहीं लगाया, और जब लोड नहीं लगाया तो सेकेंडरी वाइंडिंग खुली रह गई, और जब सेकेंडरी वाइंडिंग खुली रह गई तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो नो लोड का मतलब होता है कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। प्राइमरी वाइंडिंग जिसको हमने सप्लाई दे रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई दिया है लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग पे सप्लाई, सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड कनेक्ट नहीं किया। तो अब जब लोड नहीं कनेक्ट किया तो ट्रांसफार्मर किसी कार्य का नहीं है, ट्रांसफार्मर तो कोई काम नहीं कर रहा। ट्रांसफार्मर को जो कार्य करना चाहिए, वोल्टेज को अप कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, इतना कर रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर को जिस लोड पे काम करना था, लोड के क्रॉस वोल्टेज देना था, वो लोड के क्रॉस नहीं दे रहा, नीचे काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अब जब ये काम नहीं करेगा तो ये जो इनपुट सोर्स है, इनपुट का जो सोर्स लगाया हमने ट्रांसफार्मर पे, अब ये सोर्स से करंट भी नहीं लेगा, बहुत ही कम करंट लेगा, और वो जो करंट होगा केवल और केवल फ्लक्स जनरेट करने के लिए होगा। यहाँ पे हमने वोल्टा V लगाई, V1 लगाई। अब यहाँ से इस वोल्टा V1 के कारण यहाँ पे करंट फ्लो करेगा IM, और जो IM होगा इसे हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट IM। V1 के कारण IM फ्लो करेगा और IM की जो वैल्यू होगी काफी कम होगी। हम ये मान के चलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर है, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम तो ये मान के चलते हैं कि IM की वैल्यू बिल्कुल निगेटिव होगी, ना के बराबर होगी, नहीं होनी चाहिए IM की वैल्यू। लेकिन फिर भी फ्लक्स यदि सेटअप हो रहा है और फ्लक्स यदि कोर में फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं IM है, क्योंकि जब IM होगा तभी जाके यहाँ पे MMF जनरेट होगा, और वो MMF ही जो फ्लक्स है उसको सेट कराएगा इस कोर में। तो ये जो IM की वैल्यू होती है, IM की वैल्यू काफी कम होती है, बहुत ही कम होती है, केवल और केवल फ्लक्स का जनरेशन कराती है। ये किसी प्रकार का लॉसेस नहीं कराती, ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार के लॉस की जिम्मेदारी इसकी नहीं होती है।
इस Im को हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। किसी किसी बुक में यहाँ पे I म्यू लिखा हुआ है, I म्यू लिखा हुआ है, तो इसे I म्यू कहिए या Im कहिए। Im को मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोल दे, या इसे रिएक्टिव कंपोनेंट बोल सकते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट या वाटलेस कंपोनेंट, या नो लोड करंट बोल सकते हैं। नो लोड करंट। यहाँ पे जो Im है, Im केवल और केवल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रदान करेगा, जिसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ है Im के कारण वो कोर में सेटअप हो जाएगा। Im के कारण फ्लक्स जनरेट होगा φm, Im के कारण फ्लक्स जनरेट होगा φm। φm इसी से मेन फ्लक्स भी बोल सकते हैं कि यही मेन फ्लक्स है। Im के कारण फ्लक्स जनरेट होगा φm, और चूंकि यहाँ पे हमने जो सोर्स लिया है वो परिवर्ती सोर्स है, और जब परिवर्ती सोर्स को किसी कॉइल के क्रॉस लगाते हैं तो वहां पे EMF इंड्यूस होता है, जिसे E1 से दर्शाया गया, E1। सपोज करिए यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ E1 है। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि चूंकि हम आइडियल ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, और आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम जानते हैं कि या वो प्राइमरी वाइंडिंग हो या वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो। प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की वैल्यू 0 होती है, और लीकेज रिएक्टेंस एक्सेल, जिसे हमने बोला था इसके पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था एक्सेल की वैल्यू भी 0 होती है, चाहे वो प्राइमरी पे देखें चाहे वो सेकेंडरी पे देखें। कहने का मतलब हुआ कि जो हमने वाइंडिंग ले रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो कंडक्टर ले रखा है, कंडक्टर को ये माना कि ये रेजिस्टेंस लेस है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ना ही जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, करंट के कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कहीं लीक कर रहा है, उसका लीक भी नहीं हो रहा है, लीकेज भी नहीं हो रहा उस फ्लक्स का, और जब लीकेज नहीं होगा तो लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा। मीन्स ये दोनों चीज जो है यहाँ पे अनुपस्थित है। अब जब रेजिस्टेंस नहीं है तो ये करंट जो है प्रॉपर लॉस भी नहीं कराएगा, ये लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी चीज, जब रेजिस्टेंस नहीं है इस कंडक्टर में, जब रेजिस्टेंस 0 है तो इसका इंडक्टेंस जो होगा, इस सर्किट का इंडक्टेंस जो होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का जो हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर का इंडक्टेंस काफी हाई होगा। आइडियल के केस में कहें तो अनंत के लगभग होगा, मीन्स काफी हाई से मान सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस 0 तो इंडक्टेंस काफी हाई है सर्किट का, मीन्स ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। या प्राइमरी की बात करें या सेकेंडरी की बात करें, जो हमने टर्म लपेटे हैं प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे, वो प्योर इंडक्टिव होंगे, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। वो रेजिस्टिव नहीं है तो इंडक्टिव होगा, ये प्योर इंडक्टिव है। यदि ये प्योर इंडक्टिव है, जो हमने प्राइमरी पे टर्म किए हैं, टर्म बनाए हैं, वो यदि प्योर इंडक्टिव है और इसे वोल्टा सप्लाई भी दी जा रही है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है Im, उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका जो फेज होगा, वो V1 के फेज में नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, और फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने वोल्टता भी अप्लाई की। वोल्टता भी अप्लाई करने के कारण यहाँ पे करंट I फ्लो करेगा। V का जो इक्वेशन होगा, क्योंकि ये साइनोसाइडल वोल्टेज है, V का इक्वेशन होगा Vm sin ओमेगा t। तो I का जो इक्वेशन होगा, जो इसमें करंट फ्लो कर रही है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है, इसका इक्वेशन जो होगा Im sin ओमेगा t माइनस 90। ओमेगा t माइनस 90 मीन्स यदि वोल्टेज की वैल्यू 0 पे है तो करंट जो होगा वो 0 एंगल पे है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो उससे माइनस 90 डिग्री या 90 डिग्री लैग पे होगा। मीन्स अप्लाई किया गया वोल्टेज से जो करंट इंड्यूस होती है, जो करंट पैदा होती है, वो
अप्लाई किए गए वोल्टेज के 90 लैग पे होता है यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो सेम ऐसा ही प्योर इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे वोल्टेज वैसे यहाँ पे वोल्टेज, सारी कंडीशन सेम है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो जो करंट होगा IM जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो V1 से 90 लैग का होगा, V1 से 90 लैग का होगा। फेजर खींचते समय सबसे पहला माइंड में चीजें आती है, माइंड में ये चीज आती है कि हम किसको रिफरेंस लें। रिफरेंस लेने से कहां से खींचना शुरू करें, फेजर को बनाना कहां से शुरू करें, पहली लाइन कौन सी खींचे, और जो पहली लाइन होती है उसी को रिफरेंस लाइन बोलते हैं कि ये रिफरेंस लाइन है, यहीं से ऊपर यहीं से नीचे बनाते जाओ। तो रिफरेंस के लिए भी कंडीशंस होते हैं कि रिफरेंस किसको लें। यदि हम सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं, सीरीज सर्किट, तो सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और जो उसमें प्रवाहित होती है धारा, जो उसमें करंट फ्लो करती है, वो भी सारे एलिमेंटों में समान होती है। तो सीरीज यदि सर्किट हम पढ़ेंगे, सीरीज सर्किट का यदि हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम करंट को रिफरेंस के रूप में लेते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंटों में करंट समान मात्रा में फ्लो कर रही है सीरीज कनेक्शन में। अब यदि पैरेलल कनेक्शन पढ़े तो वहां पे किसको रिफरेंस लेंगे, तो पैरेलल कनेक्शन में हम देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, उनमें सबके अक्रॉस वोल्टेज समान है। जितने भी एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड होंगे सबके अक्रॉस वोल्टेज समान होगा, और जब सबके अक्रॉस वोल्टेज समान है तो हम वहां पे रिफरेंस के रूप में वोल्टेज को ले सकते हैं। मींस किसी सर्किट में जिस क्वांटिटी की वैल्यू सब एलिमेंट्स में समान हो उसको हम रिफरेंस के रूप में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में किसको रिफरेंस लें, ट्रांसफार्मर में किस चीज को रिफरेंस लें, वोल्टेज को लें, करंट को लें। तो यहाँ ट्रांसफार्मर में हम पाते हैं कि ट्रांसफार्मर के केस में जो फ्लक्स जनरेट होता है, प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट होता है, जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट होता है वही फ्लक्स जाके सेकेंडरी में लिंक करता है। मींस प्राइमरी में जितना फ्लक्स उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में। तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो कॉमन है, फ्लक्स की जो वैल्यू है दोनों में समान है, इसलिए हम फ्लक्स को रिफरेंस ले सकते हैं। फेजर डायग्राम बनाते समय फ्लक्स को रिफरेंस के रूप में सेलेक्ट करेंगे कि इसे रिफरेंस मान लें और यहां से हम वोल्टेज का करंट का एंगल देखें। तो आइए हम फेजर डायग्राम खींचना शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर के केस में हमने जो फ्लक्स जनरेट हुआ प्राइमरी में उसे रिफरेंस के रूप में मान लिया। यह है फ्लक्स 5 mD से बोला मेन फ्लक्स, भाई अब जो I के कारण जनरेट हुआ। यहाँ पे I की जो वैल्यू होगी वो काफी कम होगी, क्योंकि हम पढ़े हैं फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, MMF अपॉन रिलक्टेंस। जो हमने मटेरियल लिया है इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत है। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर के कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत होगी, और जब रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत होगी तो रिलक्टेंस जो होगा वो 0 होगा, और जब रिलक्टेंस 0 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किसी दिए गए एमएमएफ पे। मींस एमएमएफ के थोड़े से वैल्यू पे, थोड़े से एमएमएफ पे ही काफी कम एमएमएफ की आवश्यकता होगी इस फ्लक्स को सेटअप कराने में। मींस एमएमएफ की काफी कम वैल्यू पे फ्लक्स की वैल्यू काफी अधिक होगी, क्योंकि रिलक्टेंस की वैल्यू इसमें काफी कम है। और यहाँ पे जितना भी फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, जितना भी फ्लक्स प्राइमरी पे जनरेट होगा वो पूरा का पूरा कोर में ही सेटअप होगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, कहीं लीक नहीं करेगा, लीकेज नहीं होगा कहीं फ्लक्स का। तो ये जो है फ्लक्स है जो आई के कारण जनरेट हुई, IM के कारण, यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण जो जनरेट हुआ है। IM के कारण φm की उत्पत्ति हुई। अब IM और φm चूंकि करंट के कारण ही प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स, तो यहाँ पे I और φ दोनों एक फेज में होंगे। I और φ दोनों एक फेज में होते हैं। जो करंट है और जो फ्लक्स जनरेट हुआ करंट के कारण वो दोनों एक फेज में होते हैं। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू वो IM होगी। मैग्नीट्यूड इसका φm से काफी कम होगा, φm से इसकी मैग्नीट्यूड काफी कम होगी। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स को रिफरेंस मान लिया, जो फ्लक्स जनरेट हुआ। अब ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, तो चूंकि इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में यदि ये करंट का डायरेक्शन है करंट, तो वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है, वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है करंट से 90 एंगल लीड, 90 एंगल वोल्टेज
करंट से 90 एंगल लीड करता है यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तब। तो अब यहाँ क्या करेगा, ये जो करंट पैदा हुआ Im से जो V1 होगा, V1 90 एंगल लीड करेगा। इस Im करंट से V1 90 एंगल लीड करेगा और लीड करके इसकी पोजीशन यहां हो जाएगी। तो ये हो गया V1 जो हमने सप्लाई बोलता थी। V1 के कारण Im जो फ्लो किया ये 90 अंश यहां से 90 अंश पे है, मीन्स यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट से 90 अंश लीड पे है, या हम कह सकते हैं जो करंट उत्पन्न हुआ मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो 90 अंश लैग पे होगा अप्लाइड वोल्ट था V1 से। अब चूंकि V1 अप्लाइड वोल्ट है, फाई जो है फ्लक्स है प्राइमरी की, और Im जो है इसमें नो लोड पे बहने वाली धारा है, नो लोड पे बहने वाली धारा Im है। अब यहाँ पे जो E1 जनरेट हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में, जो EMF E1 जनरेट हुआ, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF E2 जनरेट हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF E2 जनरेट हुआ और प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF E1 जनरेट हुआ, इन दोनों को जनरेट करने वाला कारक जो था, जो कॉज था, वो अप्लाइड वोल्टेज V1 था। V1 के कारण ही E1 और E2 की उत्पत्ति हुई। इसलिए लेंथ के रूल के आधार पे जो E1 और E2 का डायरेक्शन होगा, E1 और E2 का डायरेक्शन इस V1 से सीधे 180 अपोज पे होगा। E1 और E2 का डायरेक्शन 180 एंगल अपोज पे होगा, बिल्कुल 180 एंगल उल्टा होगा। यदि V1 की वैल्यू अप साइड में है तो E1 और E2 की वैल्यू डाउन साइड में होगी। यहाँ पे E2 और E1, अब E2 और E1, ये जो E1 का मान है, E1 का जो मान होगा वो V1 के बराबर होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ रखा है कि यदि किसी प्रकार का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा प्राइमरी वाइंडिंग में, तो जो E1 की वैल्यू होगी वो अप्लाई वोल्टेज V1 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू V1, E1 इज इक्वल टू V1। और सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग खुली हुई है, इस पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, यहाँ तो कोई लॉस ही नहीं होना है। जब यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा तो जो टर्मिनल पे वोल्टेज होगा, हम इसे V2 कहें, यदि जो टर्मिनल पे वोल्टेज है इसे V2 कहें, तो जो V2 की वैल्यू होगी वो E2 के बराबर होगी। सेकेंडरी पे जो EMF इंड्यूस होगा E2, इसके बराबर होगी V2 की वैल्यू। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू V2। हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में सारी चीजें देख रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है कि ये कैसे हो रहा है वो पीछे का वीडियो देख ले, 2 नंबर 3 नंबर जो लेक्चर हमने लिए हैं उन लेक्चर्स को देखें, फिर आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा कि E1 इक्वल टू V1, E2 इक्वल टू V2 कैसे हो रहा है। तो अब इस फेजर डायग्राम पे हम आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो V1 है, V1 से E1 और E2 एक 180 एंगल अपोजिट पे, 180 एंगल। यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अप्लाइड वोल्टेज V1 के कारण जो ये उत्पन्न होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसकी डायरेक्शन कितने एंगल पे होगी, तो कुछ लोग 90 पे मार देते हैं, कुछ लोग इन फेज मार देते हैं, समझ लेते हैं ये भी वोल्टेज और ये भी वोल्टेज, क्योंकि दोनों वोल्टेज है तो दोनों एक फेज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सप्लाई वोल्टेज से 180 एंगल डाउनवर्ड होगा E2 और डाउनवर्ड होगा E1, 180 एंगल यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि V1 और E1 के बीच कितना एंगल होता है, 180। V1 और E2 के बीच कितना एंगल होता है, 180। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो जनरेटेड EMF हुआ E1 और E2 वो मेन फ्लक्स से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, मेन फ्लक्स से लीड पे है या लैग पे है। तो यहाँ पे कैसे पहचाने लीड पे है लैग पे है, कैसे पहचानेंगे कि ये लीड कर रहा है या ये लीड कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है। एक मैं आपको मेथड बताता हूँ, वैसे एक समझने वाली मेथड है, बड़ा ही आसान मेथड है, इससे आप किसी भी फेजर का निकाल सकते हैं कि कौन सा फेजर लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है। अब यहाँ पे यदि आपको फेजर दे दिया जाए, न बताया जाए कि कौन लीड है कौन लैग है, तो आप परेशान रहेंगे, ये लीड कौन सा लीड कर रहा है। ऐसे ही दे दिया जाए कोई फेजर, कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। कुछ मत करिएगा,
ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच जो एंगल बन रहा है, एंगल को छोड़ दीजिए। एंगल के बाहर कोई एक प्लेन ले लीजिए आप, एंगल के बाहर कोई एक प्लेन मान लीजिए, कोई एक सीधी रेखा मान लीजिए, और इसको जो फेदर है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फेदर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जो फेदर पहले पड़ जाएगा, जो डंडा पहले पड़ेगा, जो डंडा पहले आ जाएगा वो कह दीजिए लीड पे है, और जो डंडा बाद में आ रहा है इस प्लेन पे वो कह दीजिए लैग में है। जैसे अब हम इस फेदर को घुमाए, इस फेदर को हम घुमाए तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो डंडा है, ये वाला, ये जल्दी इस लाइन पे पहुंच जाएगा। इस लाइन पे ये वाला डंडा जल्दी पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ पे होगा, ये वाला डंडा जब यहाँ पे होगा तो ये वाला जो डंडा है वो यहाँ पे होगा। मीन्स इस प्लेन पे जो हमने एक रेखा मान लिया है, इमेजिनरी रेखा मान लिया है, उस रेखा पे ये वाला जो डंडा है, ये वाला जो फेदर है वो पहले पहुंच रहा है, मीन्स ये लीड कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये चीजें आपको फोकस रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब यदि यहाँ पे घुमाए तो यहाँ पे देखना है कि ये वाला जो फेदर है, ये वाला, ये इस प्लेन पे पहले पहुंच रहा है। ये जो हमने एक सीधी रेखा मान रखी है, यदि इसको ऐसे पकड़ के घुमाए तो पहले ये पहुंचेगा, मीन्स ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। सिंपल सा एक मेथड है। ये 100% सही है कि नहीं, बस एक थोड़ा सा सोची समझी चीजें हैं कि सोच लिया गया कि ऐसा होता है। इसे आप प्रयोग करके देखेंगे तो लगभग 98% आपको सही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस फेदर में कौन सा लीड कर रहा है। कुछ नहीं करना, इस एंगल के बीच में आपको कोई रेखा नहीं मानना है, सोचिएगा बस, यहाँ पे खींचना नहीं है। यहाँ पे एक प्लेन मान लीजिएगा और इन दोनों फेदरों में हमें देखना था कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। जब इस दोनों फेदरों को साथ में घुमाएंगे तो ये जो IM का फेदर है वो पहले यहाँ पे जाएगा इस प्लेन पे, और जो E1 का फेदर है वो बाद में पहुंचेगा इस पे। जब IM का फेदर आगे बढ़ चुका होगा तब जाके E1 का फेदर इस पे पहुंचेगा। मीन्स इस पॉइंट पे सबसे पहले ये वाला फेदर पहुंच रहा है, मीन्स ये लीड कर रहा है। IM का जो फेदर है, फाइम का जो फेदर है, फाइम का जो फेदर है वो लीड कर रहा है E1 के फेदर से। मीन्स फाइम लीड कर रहा है E1 से, फाइम लीड कर रहा है E1 से। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो जनरेटेड फ्लक्स है, जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है कोर में, वो जनरेटेड EMF से लीड करेगा या लैग करेगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज होकर फिर उल्टा पुल्टा मार आते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जनरेटेड फ्लक्स है और जनरेटेड फ्लक्स और ये जो है जनरेटेड EMF है। तो जो EMF होता है वो लैग कर रहा है। यदि हम EMF को कहेंगे तो EMF लैग कर रहा है फाइम से, और यदि हम फाइम को कहेंगे तो फाइम जो है वो लीड कर रहा है E1 से। दोनों बातें एक ही हैं, बस एक दूसरे का मैं अपोजिट बोल रहा हूँ। यदि इसके टर्म में इसको करना हो तो हम कहेंगे जो E1 है वो फाइम से लैग कर रहा है, पीछे है, और यदि इसके टर्म में करना हो तो हम कहेंगे कि जो E1 है वो फाइम जो है, यदि इसके टर्म में करना हो तो हम कहेंगे कि जो फाइम है वो E1 से लीड कर रहा है 90 एंगल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख भी लीजिए, एक बार लिख लीजिए, लिखने से ज्यादा याद हो जाएगा। E1 समझना पहले जरूरी है, समझ लीजिएगा और उसे नोट भी करिएगा, नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये चीजें भूल जाती हैं। E1 लैग बाई फाइम, E1 lag by फाइम and also E2 lag by फाइम by 90 एंगल, 90 अंश लैग कर रहा है। और यदि इसके टर्म में बोले तो क्या लिख सकते हैं, सेम चीज को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, सेम चीज को यहाँ कॉपी करूंगा थोड़ा सा बदल के, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं अभी क्या बता रहा था। यहाँ पे लिख सकते हैं फाइम लीड बाय E1 and E2 at angle 90। मीन्स जो फाइम है वो लीड कर रहा है E1 और E2 से, या तो ये कह लीजिए या ये कहिए कि जो E1 और E2 है वो लैग कर रहा है फाइम से 90 एंगल। तो ये दोनों चीजें समान है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और आपको जाननी है, यहाँ हमने देखा V1 = E1, E2 = V2,
तो E1 इज इक्वल टू V1 क्यों नहीं हमने E1 इज इक्वल टू V2 क्यों नहीं कहा? तो E1 इज इक्वल टू E2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पढ़ा है हमने E2 बटे E1 बराबर के E2 बटे E1 बराबर के इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ने पढ़ा था। तो जो E2 की वैल्यू होगी, E2 की जो वैल्यू होगी वो k टाइम ज्यादा होगी E1 की वैल्यू से। E2 की जो वैल्यू होगी वो k टाइम ज्यादा होगी E1 की वैल्यू से। तो इस E2 का कुछ पता नहीं, ये E2 आगे भी जा सकता है, ये E2 पीछे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टर्म रेशियो। ये मत सोचेगा कि ये E2 यही फिक्स है, ये E2 अभी और नीचे भी बढ़ सकता है, ये E2 अभी और ऊपर भी बढ़ सकता है। ये जो मैग्नीट्यूड है इसका जो मान है वो डिपेंड कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर का कितना है। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो E2 नीचे आ जाएगा, और यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो E2 ऊपर चला जाएगा। इस फेजर डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि E1 की जो वैल्यू है वो E2 की वैल्यू से ज्यादा है, या ये कहें कि E2 की जो वैल्यू है वो E1 की वैल्यू से कम है। यहां लिख लेते हैं E2 is less than E1. In this figure E2 is less than E1, so step down transformer, step down। E2 की जो वैल्यू है वो E1 से कम है, इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो हमने यहां से देखा कि नो लोड पे यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो नो लोड पे जो करंट लिया जाता है वो केवल और केवल मैग्नेटाइजिंग करंट लिया जाता है, और उस करंट का काम केवल और केवल फ्लक्स प्रोड्यूस करना, और फ्लक्स प्रोड्यूस करने के बाद एमएमएफ प्रोड्यूस करके उस फ्लक्स को कोर में सेटअप कराना है और कुछ नहीं। जो आईएम का कार्य होगा, नो लोड करंट का कार्य होगा आइडियल केस में, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में उसका केवल और केवल इतना ही कार्य होगा कि एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी तो यहाँ से ये एमएमएफ पैदा करेगा। अब देखिए यहाँ पे एमएमएफ क्या होगा, यदि इस वाइंडिंग का एमएमएफ हम देखें, एमएमएफ कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N1 लिया हमने, सपोज नंबर ऑफ टर्न N1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N2, तो यहाँ पे एमएमएफ कितना होगा, यहाँ पे एमएमएफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई बाई करंट। करंट कितना है, IM इंटू N1, N इंटू आई। एमएमएफ का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई करेंट इन कंडक्टर या करेंट इन कॉइल, की कॉइल में कितना करंट है और कॉइल के कितने हमने टर्न बना रखे हैं, उतना ही एमएमएफ पैदा होगा। और यही जो एमएमएफ होगा वो इस फ्लक्स को इस कोर में सेटअप कराने के लिए जिम्मेदार होगा। तो आईएम का जो कार्य है वो एक तो एमएमएफ उत्पन्न करना है, एमएमएफ उत्पन्न करके इस फ्लक्स को सेटअप कराए कोर में, और दूसरा जो कार्य है इस आईएम का वो फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, फ्लक्स को उत्पन्न करना है। फ्लक्स जब उत्पन्न हो जाएगा तो ये फ्लक्स जाके सेकेंडरी में लिंक करेगा, सेकेंडरी में लिंक करने से E2 पैदा होगा। ठीक, तो ये था एक आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इस फेजर डायग्राम को आप एक बार नजर मारोगे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आपको दिख के आ जाएंगी। आईएम की वैल्यू, आईएम को याद रखिएगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट या नो लोड करंट भी बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। और एक चीज आपको ये याद रखना है कि आईएम का कार्य केवल फ्लक्स प्रोड्यूस कराना है, ये किसी प्रकार का लॉस नहीं करा रहा है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की लॉस नहीं होती। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम कैसे ड्रा किया जाता है। हाँ, एक चीज और, यदि इसका आपको हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़े प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का तो कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम बिल्कुल ही सिंपल है। आइडियल ट्रांसफार्मर है, सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ना यहाँ रेजिस्टेंस है, ना यहाँ लीकेज रिएक्टेंस है, ना यहाँ कोर लॉसेस है, ना यहाँ कॉपर लॉसेस है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, वो केवल और केवल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, और यदि आयरन कोर है तो आयरन कोर लगा देंगे, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। बस ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सर्किट।
इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ये जो बीच के दो डंडे हैं ये कोर को दर्शा रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग में आप सपोज कर लिए नंबर ऑफ टर्न N1, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न N2, अप्लाई वोल्टेज V1, जनरेटेड वोल्टेज E1 एंड N2 इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो आइए अब इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखते हैं, फिर दोनों में देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आइए अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे देखते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम नो लोड पे कैसा होगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में एक दो सिचुएशंस बदल जाते हैं, सारी चीजें वही रहेगी, सिचुएशन थोड़े से इनके अलग हो जाएंगे। अब जैसे देखिए, उसमें हमने ट्रांसफार्मर लिया था, ये ट्रांसफार्मर का कोर, बार बार ट्रांसफार्मर बनाना पड़ रहा है, ट्रांसफार्मर का कोर, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पे अप्लाइड वोल्ट था V1। अब देखिए, ये जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। वहां तो आइडियल मान लिया था कि आइडियल है तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी अनंत है, रिलक्टेंस 0 है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट कराने के लिए एमएमएफ की काफी कम आवश्यकता होती है, बहुत मिनिमम आवश्यकता होती है। ये भी नो लोड पे है, लेकिन अब थोड़ा सा परिदृश्य बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। अब यहाँ पे फ्लक्स जनरेट जो होगा उसको कोर में सेटअप कराने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता थोड़ी सी ज्यादा होगी, और ज्यादा एमएमएफ की आवश्यकता जब होगी उस फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए कोर में, तो वो हमें चूंकि नंबर ऑफ टर्न हमने फिक्स कर लिए, नंबर ऑफ टर्न बना लिए, तो कहीं ना कहीं अब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और एक चीज और इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कंडक्टर जो हमने लिया वाइंडिंग के लिए, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी। अब जो फ्लक्स पूरा का पूरा सेटअप हो रहा था कोर में, पूरा का पूरा 100% सेटअप नहीं होगा, 1-2% फ्लक्स जो है वो लीकेज भी होगा, लीकेज फ्लक्स भी होगा, और जब लीकेज फ्लक्स होगा तो लीकेज रिएक्टेंस भी आएगा। मींस अब यहाँ पे कॉपर लॉस भी आ जाएगा, और कोर लॉस भी आ जाएगा, कॉपर लॉस और कोर लॉस। तो देखिए, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से हमने वोल्टा V1 अप्लाई की, V1 वोल्टा अप्लाई की ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग जिसपे वोल्टा अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग जिसपे लोड कनेक्ट करते हैं। तो चूंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हम नो लोड पे देख रहे हैं, तो नो लोड मींस नो लोड, कोई लोड नहीं, और जब यहाँ पे कोई लोड नहीं तो कोई करंट नहीं, मींस सेकेंडरी करंट 0, कोई कार्य नहीं कर रहा है ट्रांसफार्मर, केवल और केवल वोल्टेज के लेवल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। इस केस में भी ट्रांसफार्मर कम करंट लेगा, बहुत ही कम करंट लेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके द्वारा कोई कार्य तो किया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जो करंट इसके द्वारा ली जाएगी उसे हम बोलेंगे I नॉट, I0 कर ले, I नॉट बोलेंगे, I नॉट। ये जो होगा नो लोड करंट होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फुल लोड करंट के लगभग 2 से 3% होती है, 2 से 3% ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। इस चीज को याद रखिएगा कि 2 से 3% होता है फुल लोड करंट का, ये 2 से 3% होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने बताया, मुझे लगा ये बताना चाहिए। ये जो नो लोड करंट होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में लगभग 2 से 3% होता है फुल लोड करंट का। अब इस करंट का जो I0 करंट है, नो लोड करंट है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक जो होगा वो लॉसेस कराएगा, और लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा I0 का, वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने का कार्य करेगा। तो I0 के यहाँ पे दो कंपोनेंट, I0 के दो कंपोनेंट देखिए, पहले कंपोनेंट को हमने बोला IM, जो अभी हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में पढ़ा था IM, बिल्कुल वही IM है। इस IM का कार्य केवल और केवल फ्लक्स को प्रोड्यूस करना और इस कोर में फ्लक्स को सेटअप कराना, तो इसे बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसको हमने बोला था मैग्नेटाइजिंग
मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसे हम बोलेंगे आई डब्ल्यू। जो होगा इसे हम बोलेंगे वाटफुल कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट कर सकते हैं या वाटफुल कंपोनेंट कर सकते हैं। इसे लिख लें एक्टिव कंपोनेंट या वाटफुल कंपोनेंट। और भी काफी चीजें इसको करते हैं, वाटफुल कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और एक आध दो नाम और है इसके। एक्टिव कंपोनेंट, ये एक्टिव कंपोनेंट जो होता है ये सर्किट में केवल और केवल जो लॉस होते हैं उनको फुलफिल करता है। इसका कार्य जो होता है जो सर्किट में लॉसेस हो रहे हैं, कॉपर लॉस हो रहे हैं या आयरन लॉस हो रहे हैं, उनको फुलफिल करना। वो जो इसके कारण जो पावर की लॉसेस होगी, पावर का लॉसेस जो होगा ट्रांसफार्मर में वो आईडब्ल्यू के कारण ही होगा। वाटफुल कंपोनेंट जो करंट का जो नो लोड करंट का जो वाटफुल कंपोनेंट है यही ट्रांसफार्मर में हानियां कराएगा, लॉसेस के लिए जिम्मेदार ये होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार आई एम होगा। तो अब जो है नो लोड करंट के दो कंपोनेंट मिलेंगे, आई डब्ल्यू और आई एम। नो लोड करंट के दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N1, नंबर ऑफ टर्न N2, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, यहां पे वोल्टेज V है और V के कारण करंट फ्लो किया I0। अब एक चीज आपके और दिमाग में आनी चाहिए कि अब ये सर्किट प्योर इंडक्टिव नहीं रहा। जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट या सेकेंडरी सर्किट अब प्योर इंडक्टिव नहीं है, क्योंकि अब इसका रेजिस्टेंस हम जीरो नहीं कहेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो है, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल में आ गए, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की स्टडी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में कोई ऐसा कंडक्टर नहीं एग्जिस्ट है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। अब हम ये नहीं कर सकते कि लीकेज रिएक्टेंस जीरो होगा, अब हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब ये इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी थी म्यू आर जो है वो इन्फिनिटिव नहीं रही, अब वो इन्फिनिटिव नहीं रही। मीन अब जो कोर के लिए मटेरियल हमने लिया उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी से कम हो गई। अब हम यहाँ पे कम का चिन्ह लगा दें, कम हो गई। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई वो जीरो से ज्यादा हो गई, जीरो से ज्यादा हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो गई और एक्सएल की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा हो गई। मीन से तीनों चीजें अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएंगी, रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टेंस भी आ गया, लीकेज रिएक्टेंस भी, और ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हो गई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में। तो अब जो करंट आई नॉट फ्लो किया है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में ना फ्लो करके वो एक रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट में फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी है और जिसमें इंडक्टेंस भी है, अप्लाइड वोल्टेज भी हमने अप्लाई कर रखा है। ठीक, यहां से एक सर्किट ले लिया आपने, सीरीज सर्किट, वैसे मान लिया सीरीज सर्किट है, सपोज करिए इसमें रेजिस्टेंस आर भी है और लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल भी है, वोल्टेज अप्लाई की। अब इसके कारण जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई, अब यहाँ पे जो करंट आई फ्लो करेगा वो V से एग्जैक्ट 90 अंश लैग पे नहीं होगा। अब ये वोल्टेज का फेजर हमने ले लिया तो जो करंट है वो एग्जैक्ट 90 अंश पे नहीं रहेगा। होगा क्या कि जो रेजिस्टेंस के कारण करंट है, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो V के फेज में होगा। आई आर जो होगा सब पढ़ा होगा आपने, बेसिक जब पढ़े होगी ना, तो यहाँ ये सारी चीजें मिलती हैं, उसे आप एक बार फिर रिवाइज करिएगा। रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टा के फेज में होगा, लेकिन जो इंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो वोल्टा से 90 अंश लैग पे होता है। मींस आईएल की जो वैल्यू होगी, इंडक्टर में जो करंट की वैल्यू होगी आईएल वो वोल्टा से 90 अंश लैग पे होगी। रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होगी आईआर वो वोल्टा के फेज में होगी। मींस अब जो रिजल्टेंट करंट आई होगा इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक तो रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट और एक रिएक्टेंस वाला कंपोनेंट। तो जो टोटल करंट आई है अब यहां से निकालें तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। वेक्टर सम मींस देखिए इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, ये जो सम आएगा, ये जो वैल्यू आई ये होगी आई की वैल्यू। अब देखिए
अब जो आई प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो आई की वैल्यू है वो 90 अंश लैग कर रही है, वो 90 अंश नहीं रही, अब वो पूरा 90 अंश आई नहीं रही, आई की जो वैल्यू है वो 90 अंश से कम हो गया। आई की जो वैल्यू है, आई की जो डायरेक्शन है वो 90 अंश, आई और वी के बीच का जो एंगल है वो 90 एंगल ना होकर 90 एंगल से कम हो गया। मीन्स वी और आई के बीच का जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर एंगल इसे बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल जो है वो एंगल कम हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जब जरूर आ गया तो जो टोटल करंट थी वो भी से एग्जैक्ट 90 अंश लैगिंग पे ना होके अब 90 अंश से थोड़ा सा कम लैगिंग पे है। सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया कि अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टेंस तो है ही है, रेजिस्टेंस भी आ गया और इंडक्टेंस भी है, तो अब जो ये I0 होगा वो एग्जैक्ट 90 एंगल लैग पे नहीं होगा अप्लाइड वोल्टेज के। तो आइए अब इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, इसे डिलीट करना है। देखिए फेजर को अब जब हम इसका फेजर खींचेंगे तब तो आपको पता है कि हमें किसको लेना है, रिफरेंस में किसको लेना है, फ्लक्स को लेना है। जो फ्लक्स प्राइमरी से निकल के और सेकेंडरी में जा रही है उस फ्लक्स को हम रेफरेंस में लेंगे, यही फ्लक्स फाई एम है, मेन फ्लक्स इसे जिसे हमने बोल दिया फाई एम। अब होगा क्या, ये हो गया फाई एम, ये है फाई एम, और जो डायरेक्शन फाई एम का होगा वही डायरेक्शन जो इसके मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का है उसका होगा। या फिर आप ऐसे देखिए, ये हो गया हमारा फाई एम जो इसमें फ्लक्स सेटअप हुआ। अब इस फ्लक्स से ये वोल्टेज क्या करेगा, 90 अंश लीड करेगा, इस वोल्टेज से, इस फ्लक्स से ये वोल्टेज 90 अंश लीड करेगा। ये है V1, तो V और फाई एम के बीच का जो एंगल है वो 90 अंश है क्योंकि ये प्योर रिएक्टिव कंपोनेंट है और ये सप्लाई वोल्टेज है। अब जो करंट था I0, I0 के जो दो कंपोनेंट थे, I0 के दो कंपोनेंट IM एंड IW, IM एंड IW जो दो कंपोनेंट थे, इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग जो करंट होगा वो IM के फेज में होगा, IM के फेज में होगा, IM जो होगा वो फाई एम के फेज में होगा। और जो एक्टिव कंपोनेंट है इसका IW, जो लॉस वाला कंपोनेंट है, जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है वो वोल्टेज के फेज में होगा, जो एक्टिव कंपोनेंट है वो वोल्टेज के फेज में होगा और जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो फ्लक्स के फेज में होगा। करंट का जो एक्टिव कंपोनेंट वो वोल्टेज के फेज में, करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट वो फ्लक्स के फेज में। क्योंकि IW की वैल्यू बड़ा कम होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि चूंकि नो लोड पे है, नो लोड पे है, इस पर हमने कोई लोड नहीं लगाया और कंडक्टर ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम हो। जैसे कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, तो कॉपर और एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। कंडक्टर ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस कम है, और जब रेजिस्टेंस कम है तो इसमें जो IW का मान होगा क्या होगा, वो भी कम होगा, मींस कॉपर लॉसेस कम होंगे। नो लोड पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी कॉपर लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, निग्लेजिबल होते हैं, कॉपर लॉसेस निग्लेजिबल होते हैं। और यही जो IW होता है, IW ही कॉपर लॉस कराता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। ये चीजें आप लिखते रहिएगा, सारी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें इग्नोर मत करिएगा। आयरन लॉस, ये जो IW है यही दोनों लॉसेस के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो कॉपर लॉस हो चाहे वो आयरन लॉस हो। तो ये चूंकि लॉस वाला कंपोनेंट है, लॉसफुल कंपोनेंट किसे बोल सकते हैं, और लॉसफुल जो कंपोनेंट I0 है वो V1 के फेज में होगा। तो यहां से थोड़ा सा और कहते हैं, ये हुआ IW और IM। अब दो कंपोनेंट मिले हमें,
एक तो लॉस वाला है और एक रिएक्टिव कंपोनेंट है जो फ्लक्स सेटअप करा रहा है, एक एक्टिव कंपोनेंट है जो लॉस करा रहा है ट्रांसफार्मर में। अब दोनों कंपोनेंटों का रिजल्टेंट जो मिलेगा वही इनपुट करंट होगा या वही प्राइमरी करंट होगा, वही टोटल नो लोड करंट होगा। अब इसे कैसे निकालेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन ऑफ IM एंड IW। IM और IW का वेक्टर एडिशन करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए वेक्टर एडिशन करने में पैरेललोग्राम का रूल लगाएंगे, इसके समांतर में एक रेखा खींचेंगे और फिर यहां से इसके समांतर में एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं जहां काटेंगी, दोनों रेखाएं जहां काटेंगी, इनको और इनको मिला दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के रूल से जो रिजल्टेंट मिलेगा I0 ये होगा। अब I0 ये हो गया, V1 अप्लाइड वोल्टेज, I0 प्राइमरी में बहने वाली करंट और I0 के दो कंपोनेंट, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक वाटफुल कंपोनेंट। वाटफुल कंपोनेंट जो लॉसेस करा रहा है, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो फ्लक्स जनरेट करा रहा है, फ्लक्स को प्रोड्यूस भी कर रहा है और फ्लक्स को सेटअप भी कर रहा है कोर में। तो दो कंपोनेंट हुए, यहां से दो कंपोनेंट हुए I0 के। अब प्राइमरी का पावर फैक्टर क्या हुआ? तो पावर फैक्टर आप जानते हैं, पावर फैक्टर इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। जो भी रिजल्टेंट करंट हो, रिजल्टेंट करंट क्या है? I0 है। तो यहां से प्राइमरी का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइमरी का पावर फैक्टर ये होगा I0 और V1 के बीच का जो एंगल होगा वो प्राइमरी का पावर फैक्टर होगा, जिसे हम φ0 बोल देंगे। φ0 बोल दीजिए, φ0 बोल दीजिए। यहां तक क्लियर? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद की जो कहानी है सेम टू सेम आइडियल ट्रांसफार्मर जैसे। आइडियल ट्रांसफार्मर में जैसा हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है उसी के कारण E1 की भी उत्पत्ति हो रही है, उसी के कारण E2 की उत्पत्ति हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये E1 और E2 अप्लाइड वोल्टेज V1 के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मींस 180 एंगल पे होंगे। तो खींच लेते हैं। देखिए ये V1 और इस V1 से सीधे 180 एंगल नीचे आ जाइए, 180 एंगल नीचे। 180 एंगल पे E1 होगा और इसी पे कहीं E2 भी होगा। E2 कम बेसी हो सकता है, जो हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक, तो ये हो गया E1, ये हो गया E2। E1 और E2 अभी भी मेन फ्लक्स φm से लैग कर रहे हैं। कितना? 90 एंगल, लेकिन के माने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। E1 और E2 दोनों लैग कर रहे हैं φm से, अभी भी 90 एंगल। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये एंगल जो है वो चेंज होगा। E2 और यहाँ पे जब अप्लाई को ये लोड वोल्टेज V2 आ जाएगा तो वहां पे इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होने लगेगा। तो हम आगे देखेंगे जब लोड पे पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अभी कोई लोड नहीं कनेक्ट है, अभी भी कोई लोड नहीं कनेक्ट है, तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, केवल और केवल प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा और उस करंट को हम I0 बोलेंगे, नो लोड करंट बोलेंगे। यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है, तो जो E2 की वैल्यू होगी वो लोड के क्रॉस, E2 की जो वैल्यू होगी वो लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगी। E2 = V2, इतना कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़े और क्या हो सकता है। अब यदि सपोज करिए कि हमें निकालना हो कि IW की वैल्यू क्या होगी, मींस जो एक्टिव कंपोनेंट है वो कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? देखिए IW निकालना है। IW निकालना मतलब ये जो काला वाला है, काला वाला ये निकालना है IW। इस डंडे की वैल्यू निकालनी है। अब इस डंडे की वैल्यू निकालनी है, एंगल दी हुई है, एंगल φ है। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जहां से एंगल बन रहा है उसके सामने का हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। निकालना हमको ये है। तो यहां से यदि हम देखें तो cos φ0 का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? IW बटे कर्ण की वैल्यू क्या है? I0। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। हमने cos φ0 लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी आधार की, तो आधार बटे कर्ण
आई डब्ल्यू cos फाई जीरो इक्वल टू आई डब्ल्यू अपन आई जीरो। अब यहाँ से आई डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आई डब्ल्यू इक्वल टू आई जीरो cos फाई जीरो। तो ये जो है ये एक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी किसके टर्म में, नो लोड करेंट के टर्म में। नो लोड करेंट यदि आपको पता हो, पावर फैक्टर पता हो कि प्राइमरी का पावर फैक्टर कितना है, तो आप एक्टिव कंपोनेंट को निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। आई डब्ल्यू इक्वल टू आई नॉट cos फाई नॉट। तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, एक्टिव कंपोनेंट का मान कितना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि यदि हमें रिएक्टिव कंपोनेंट का मान ज्ञात करना हो, आईएम का मान ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं आईएम की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक आईएम की वैल्यू है, जो आईएम की वैल्यू है वो सेम इसके बराबर है। आईएम की जो वैल्यू है यहां से यहां तक वो किसके बराबर है, यहां से यहां तक के। तो ये दोनों पैरेलल भी है और इनका लेंथ भी सेम है। तो यदि हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, या इसकी वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां से लिखते हैं। अब देखिए साइन फाई जीरो लिखे, साइन फाई नॉट। ये cos फाई नॉट साइन फाई नॉट में क्यों लिख रहा हूं, ये बड़े सिंपल चीज होता है। जिस चीज को निकालना हो उसको हम प्रयास करते हैं कि ऊपर आ जाए, तो हम उसे पक्षांतर करके आसानी से निकाल लें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ cos फाई जीरो लिखे, फाई नॉट लिखे, तो साइन फाई नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे लंब की वैल्यू निकालनी है। और साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ल। अब यदि हमें लंब की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा पता है, के की वैल्यू पता है, तो लंब बराबर कर देंगे कर्ल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो इसलिए हमने लिख दिया। ऐसे ही कास में था, तो ये हैबिट में आ जाता है, आपको भी हैबिट में आ जाएगा। अब यदि हमें साइन फाई नॉट यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लंब। लंब कौन सा है, लंब जो है आईएम है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये लंब है, ये वाली रेखा, और ये वाली रेखा बराबर ये वाली रेखा, मीन्स आईएम बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक आई जीरो। तो अब क्या हो जाएगा, आईएम इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट। तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू। आप यहां से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कितना होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ से आप आईएम की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आई नॉट की वैल्यू पता हो, आई डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आई नॉट की वैल्यू पता हो, पावर फैक्टर एंगल पता हो, तो आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज और, यदि हमें ये दोनों चीजें पता हो, ये निकालना हो, आई नॉट की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो ये तो और आसान हो गया, हमको लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस का ट्रायंगल लगा दीजिए, क्योंकि ये एक समलंब त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और लंब आधार और कर्ण मिल रहा है। तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, लंब पता है, आधार पता है, तो कैसे निकालेंगे। एक लाइन में लिख सकते हैं इसे, आई नॉट इज इक्वल टू रूट आई एम स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। एक लाइन में लिख देंगे आई नॉट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहां से हम आई जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे, आई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे कि आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये फार्मूले जनरल फार्मूले हैं जो कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई ट्रांसफार्मर है जिसमें नो लोड करंट इतना है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का पावर फैक्टर इतना है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू बताओ कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे फार्मूले से, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे पूछता है एग्जाम में, आई जीरो जो है या फाई नॉट जो है, पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, पावर फैक्टर एंगल लगभग कितना होता है। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड पे पावर फैक्टर एंगल कितना होगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा होगा कि फाई नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, लगभग 75 से 80 डिग्री होती है, 75 से 80 एंगल तक होती है।
ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया सीधा सीधा, इसे आप लिख भी लीजिएगा। मतलब 75 से 80 एंगल के बीच में इसकी जो वैल्यू है ये होती है। ये 75 से 80 एंगल ही बता देता है आपको, 75 टू 80 एंगल ही बता देता है कि IW कम होगा। कैसे बताए, थोड़ा सा और लिख लीजिए। सपोज करिए ये 5M है, 5M, और इस पे हमने लिया IM, ठीक। अब यदि इसकी वैल्यू इतनी होती, IW की वैल्यू इतनी होती, तो ये एंटी पैरेलल यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता, ये एंगल यहाँ तक हो जाता, ये जो रिजल्टेंट है I0 जो है ये यहाँ तक उठाता, तो इसके बीच का एंगल कुछ कम होता, इसके बीच का एंगल कुछ कम होता, किसके पीछा। अब सपोज करिए IW, अब IW पर हमने यहाँ तक माना, अब IW यहाँ तक माना कि IW यहाँ तक है, तब इसके पैरेलल में खींचेंगे और यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या हुआ, इस केस में पावर फैक्टर एंगल जो है वो बदल गया, पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया, मींस जो एक्टिव कंपोनेंट है वो कम है। क्योंकि पावर फैक्टर एंगल जो है 75 से 80 एंगल का रहा है, इसका मतलब वही से हमें पता चल गया कि जो एक्टिव कंपोनेंट है उसकी वैल्यू काफी कम है और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और दोनों को मिला के फुल लोड करंट का 2 से 3% है। फुल लोड करंट का दोनों से मिला के 2 से 3% है, 2 से 3% है, ठीक है। एक चीज और, यदि हमें फाई नॉट की वैल्यू पूछ दी जाए कि फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, यहां से कैसे निकालेंगे, देखिए tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लम क्या है IM, लम बटे आधार IW, IM बटे IW। अब यहां से थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, यहाँ पे क्या है फाई नॉट है, फाई नॉट की यदि हमें वैल्यू पूछा जाए कि फाई नॉट क्या होगा, तो फाई नॉट इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स IM बटे IW, ये हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल, ये हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल। तो आपको इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपको थ्योरी समझा दी है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर के फेजर की थ्योरी बता दी है सारी चीजें। तो इसे आप न्यूमेरिकल मत लीजिएगा कि ये तो न्यूमेरिक्स है, ये तो बड़ा कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन तो कुछ करना नहीं है, बेसिक रूल लगाने हैं। तो ये कोई न्यूमेरिक नहीं है, ये केवल आपको एक कॉन्सेप्ट देगा कि क्या हो रहा है इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा। तो ये जो था एक फेजर डायग्राम था, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का नो लोड पे। कभी कभी आपसे पावर पूछ लिया जाता है कि पावर क्या होगा, इनपुट पावर क्या होगी, कितना पावर ट्रांसफार्मर सोर्स के द्वारा लेगा, सोर्स से कितना करंट जो है वो लेगा, कितनी ज्यादा करंट लेगी। तो यदि हम लॉसेस की बात करें, क्योंकि लॉसेस में ही पावर जा रही है, तो यदि हम लॉस की बात करें, पावर की बात करें, कितना पावर लेगा, तो लिख देंगे V1 IW, क्योंकि IW ही वाटफुल कंपोनेंट है, यही लॉसेस करा रहा है, तो V1 इंटू IW करेंगे, IM नहीं करेंगे, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो लॉस तो करा नहीं रहा है, लॉस जो करा रहा है आपका ये वाटफुल कंपोनेंट ही करा रहा है, इसलिए V1 इंटू IW लेंगे, V1 इंटू IW। अब IW का वैल्यू कितना है, IW का वैल्यू I0 का 50, तो यहां से एक लाइन में और लिख सकते हैं कि जो पावर इनपुट होगी ट्रांसफार्मर को, वो V1 IW की जगह लिख देंगे I0 का I0। ये हो जाएगा आपका इसमें पावर लॉस या पावर इनपुट, कितना पावर, जितना पावर लेगा वो पूरा का पूरा लॉस ही तो कराएगा, क्योंकि आउटपुट तो पावर दे नहीं रहा, आउटपुट पे तो पावर मिल नहीं रहा, क्योंकि आउटपुट पे तो करंट ही नहीं है, तो आउटपुट पे हमें पावर नहीं मिला। जितना पावर ये ले रहा है केवल और केवल लॉस के लिए ले रहा है, और लॉस के लिए जो जिम्मेदार है वो IW है। तो IW करंट के कारण जितना पावर लॉस होगा वही इनपुट पावर होगा ट्रांसफार्मर को। तो ये एक फेजर डायग्राम था प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, देखा हमने इसे समझा। और यदि फेजर डायग्राम आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा कि इस फेजर में आपको क्या नहीं समझ आया। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा भी होगा जो आपको ना समझ आए। एक चीज और बताता चलूं आपको, अभी फिर याद आ गया, अभी काफी चीजें इसमें है जो बाद में भी याद आती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे V1 अप्लाइड वोल्टेज है
और E1 प्राइमरी का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1। तो क्या यहाँ पे हम E1 इज इक्वल टू V1 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और कह भी सकते हैं, बुकों में दिया है कि कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू V1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा कम है। तो यदि हमें मान लें कि जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है बहुत कम है, लीकेज रिएक्टेंस जो है बहुत कम है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा और प्राइमरी वाइंडिंग का करंट भी कम है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप काफी माइनर होगी, बहुत कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल देख रहे हैं, आइडियल की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू V1 कह सकते हैं। अब E1 इज इक्वल टू E2 होगा कि नहीं ये आप सोचिएगा, ये तो होता भी नहीं, आपको बता दिया। तो ये था अभी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम लो लोड पे। अब हम इसके आगे फुल लोड पे नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे शिफ्ट करें प्राइमरी के जो रेजिस्टेंस है उनको सेकेंडरी में कैसे ट्रांसफर करें। पहले हम एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम, सर्किट कैसे बनेगी और उस सर्किट डायग्राम में जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है उसे सेकेंडरी में कैसे शिफ्ट करें, प्राइमरी का जो रिएक्टेंस है उसे सेकेंडरी में कैसे शिफ्ट करें, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस को प्राइमरी में कैसे शिफ्ट करें। क्योंकि जब आप एक तरफ शिफ्ट करना शुरू करना सीख जाएंगे तो वहां से आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होगा या फिर कोई भी कैलकुलेशन करना होगा, तो आप काफी आसानी से कर पाएंगे। तो हम इसके बाद अभी इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होगा। फिर उसके बाद जो क्वांटिटी प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांसफर हो रहे हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और फिर जाके हम फुल लोड पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर को एनालिसिस करेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।